नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मित्रों, हम यूनिट 10 का जो है यूजीसी नेट हिंदी सिलेबस को कवर करते हुए इसी के क्रम में हम यूनिट 10 कर रहे थे, जिसमें कि हम मैराथन कर रहे हैं, जिसमें कि 65 तक हमारे पहले पार्ट में हो चुका। अगर आपने नहीं देखे हैं तो बिल्कुल चैनल पे जाके देख सकते हैं। 66 नंबर प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय के संबंध में असत्य विकल्प का चयन करें। भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का विभाव को 3 प्रकरण में बांटा गया है। दूसरा है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह को 7 प्रकरण में बांटा गया है। तीसरा विकल्प है हिंदू संस्कृति और इस्लाम को 13 प्रकरण में बांटा गया है। चौथा है भारतीय संस्कृति और यूरोप को 17 प्रकरण में बांटा गया है। बताइएगा मित्रों, आपको इसमें से पूछा गया है असत्य, तो बिल्कुल आपने कहा कि सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13 प्रकरण में ना बल्कि 12 प्रकरण में बांटा गया। पहले में 3 प्रकरण, दूसरे में 7 प्रकरण, तीसरे में 12 प्रकरण और चौथे में जो है वो 17 प्रकरण है। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे बताया गया है। चलिए मित्रों, 67 नंबर चलते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय में प्रथम अध्याय के शीर्षकों में असंगत है, ये बताना है आपको। आपका पहला विकल्प जो दिया गया है वो है भारतीय जनता की काव्य गाथा, आर्य द्रविड़ समस्या, आर्य और आर्योत्तर संस्कृति से मिलन। सभी विकल्प संगत है। 67 नंबर बताइएगा मित्रों क्या होगा। बिल्कुल आपने कहा कि भारतीय जनता की रचना होगा, ना कि काव्य गाथा। क्या होगा? भारतीय जनता की रचना एक हो जाता है, दूसरे नंबर पर आर्य द्रविड़ समस्या और तीसरे नंबर पर हो जाता है आर्य और आर्योत्तर संस्कृति का मिलन। जैसा कि आप जानते हैं प्रथम अध्याय में जो है वो 3 प्रकरण है। आगे बढ़ेंगे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक बनाम बौद्ध मत। उपरोक्त शीर्षक निम्नलिखित में से संस्कृति के 4 अध्याय के किस अध्याय से लिया गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? बताइएगा मित्रों क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपने कहा कि सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीय अध्याय। 69 नंबर है संस्कृति के 4 अध्याय के तृतीय अध्याय का निम्नलिखित शीर्षक नहीं है, ये बताना है। बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका, हिंदू मुस्लिम संबंध, सिख धर्म। बताइएगा मित्रों कौन सा हो जाएगा। 69 नंबर। बिल्कुल आपने कहा सही जवाब जो हो जाएगा बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, ये इनका कौन सा हो जाएगा? द्वितीय अध्याय का शीर्षक है, ना कि तृतीय अध्याय का। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत आसान है। आपको शीर्षक सब थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि पहला 3 शीर्षक है जो मैंने अभी ऊपर बताया। दूसरे नंबर पे जो आता है वो बौद्ध, हिंदू, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तीसरे में जो ज़्यादातर आते हैं वो इस्लाम, मुस्लिम, ये सब चीज़ें आती है। चतुर्थ की बात करेंगे तो यूरोप से जुड़ा हुआ है, किसी महान पुरुष का चीज़ें नाम वगैरह दिए गए हैं। वो अभी मैं यहाँ पे करवाऊंगी तो मैं आपको बता भी दूंगी कैसे आपको जहन में याद रखना है। 70 नंबर प्रश्न है मित्रों, बताइएगा। शिक्षा में क्रांति, हिंदू नवोत्थान, ब्रह्म समाज, महाराष्ट्र नवोत्थान। 1 मिनट दीजिएगा, अपडेट ले रहा है थोड़ा। महाराष्ट्र में नवोत्थान निम्नलिखित में से किस अध्याय का शीर्षक है? संस्कृति के 4 अध्याय के संबंध में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? बताइएगा मित्रों 70 नंबर का क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है चतुर्थ अध्याय। आगे बढ़ेंगे। 71 नंबर। एक साहित्यिक की डायरी में निम्नलिखित में से कितने शीर्षक हैं, ये बताना है। 10, 11, 12 या 13? तो बिल्कुल आप जानते हैं इसमें कितने शीर्षक हैं, बल्कि 13 शीर्षक हैं। संस्कृति के 4 अध्याय का थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलेंगे हम। लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। समर्पित किसे है मित्रों? तो राजेंद्र प्रसाद जी को है। दिया गया है कि सामासिक संस्कृति की साकार प्रतिमा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुनीत कर कमलों में। पूज्यवर करके यहाँ पे 1-2 लाइन लिखी हुई, इसको देखते हैं। हेयाय आर्य, हेयाय अनार्य, हेयाय द्रविड़ चीन, सकहून दल पठान मोगल, एक दोहे होलोलीन। तो ये जो है मित्रों इसमें 2 पंक्तियाँ पूज्यवर करके लिखी गई है। ये प्रश्न में मैंने पूछे भी थे ये संस्कृत वाली पंक्तियों के बारे में कि किससे संबंधित है, तो दिनकर कथा और संस्कृति के 4 अध्याय से है। एक बार फिर बता दे रही हूँ। धर्म यो वर्धते धर्म, न स धर्म कुधर्म तथा अविरोधी तु यो धर्म स धर्म सत्य विक्रम। ये किसकी है मित्रों? तो दिनकर जी का है और इसी पुस्तक में मिलते हैं हमें। ये मैंने, आप बोलोगे कि मैम ये क्या रख दिए है, तो इसमें देखिए अभी जो इसके अध्याय देखने वाले हैं ना, कि ये तो मैंने हैंड रिटन नोट्स अपने रखे हुए हैं, यानी जो मैं पढ़ती थी, तो वो चीज़ों को यहाँ एक स्थान पे सारी चीज़ों को यहाँ पे मैंने रखा है। बाकी
अध्याय जिस तरह पुस्तकों में मिलते हैं वो भी रखे हैं। इसमें जो हमारे नंबरिंग किए गए थे ना वो इस तरह के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से लिखे गए हैं, ठीक है। इस वजह से मैंने इसको इसीलिए मैंने रखा था ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो गिनती वाले में। प्रथम अध्याय की बात करेंगे मित्रों, तो वो है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का वर्णन। इस अध्याय में तीन प्रकरण हैं। नाम है भारतीय जनता की रचना, आर्य द्रविड़ समस्या, आर्य और आर्योत्तर संस्कृति का मिलन। दूसरा बात करेंगे द्वितीय अध्याय प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। इसमें जो है मित्रों 7 प्रकरण है। बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक बनाम बौद्ध मत, प्राचीन भारत और ब्रह्म विश्व, बौद्ध साधना का शाक्त प्रभाव, बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। तो ये जो मित्रों दिए गए हैं 7 प्रकरण है द्वितीय अध्याय के। तृतीय में चलेंगे हम, तो तृतीय में जो है वो 12 प्रकरण है। नाम क्या है तृतीय का? हिंदू संस्कृति और इस्लाम। यहाँ पे दिए गए हैं नाम, शीर्षक, प्रकरण देख ले रहे हैं। मैं इसको अभी पुस्तक वाली चीज़ों से भी करवाऊंगी, ये मैंने एक जगह पे लिखा था इसीलिए मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका, इस्लाम धर्म, मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज, हिंदू मुस्लिम संबंध, इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव, भक्ति आंदोलन और इस्लाम, अमृत और हलाहल का संघर्ष, सिख धर्म, कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव, साहित्य और भाषा का प्रभाव, उर्दू का जन्म, सामाजिक संस्कृति के कुछ और रूप। तो 12 प्रकरण हो गए, शीर्षक हो गए बोल सकते हैं तृतीय अध्याय के। आगे हम बढ़ेंगे चतुर्थ अध्याय में। इसका जो नाम है मित्रों वो है भारतीय संस्कृति और यूरोप। इसमें जो है 17 प्रकरण है वो देखते हैं। भारत में यूरोप का आगमन, शिक्षा में क्रांति, ईसाई धर्म और भारतीय जनता, हिंदू नवोत्थान, ब्रह्म समाज, महाराष्ट्र में नवोत्थान, आर्य समाज। आगे बढ़ेंगे हम। थियोसॉफिकल सोसाइटी का ब्रह्म विद्या समाज, धर्म के जीते जागते स्वरूप, परमहंस रामकृष्ण, कर्मठ वेदांत, स्वामी विवेकानंद, प्रवृत्ति का उत्थान, लोकमान्य तिलक, स्वर्ग का भूमिकरण, महायोगी अरविंद, भूमि का स्वर्गीकरण, महात्मा गांधी, विश्व दर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मुस्लिम नवोत्थान, सर मोहम्मद इकबाल, भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। देखिए मित्रों मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस चीज़ों को याद भी करवा रही हूँ। देखिएगा कैसे आपको याद रखना है। पहले जो यहाँ प्रथम जो 3 दिए हुए हैं इसको तो आपको याद रह ही जाएगा, 3 है। अब बात कर लेंगे दूसरे नंबर में जो 7 है, इसमें देखिए ज़्यादातर जैन, बौद्ध, हिंदू वगैरह की बात की गई है। धर्म वगैरह बौद्ध जैन इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो ये सब बौद्ध जैन इससे मिला हुआ क्या है हमारा द्वितीय अध्याय। पहला तो हमको 3 था तो याद हो गया। तृतीय में हम आते हैं। इसको कैसे याद रखना है मित्रों? तृतीय अध्याय में देखिए ज़्यादातर आप नोटिस कीजिए क्या चीज़ है, मुस्लिम, इस्लाम, मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम प्रभाव, भक्ति आंदोलन, ये सब जो है अमृत हलाहल। तो ये हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज़ों का, उर्दू वगैरह का, ये सब का जिक्र ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही ऐसा नाम आगे नहीं है, लेकिन मैं याद करने के मतलब से इसे कह रही हूँ, ठीक है। चतुर्थ में देखिए क्या है मित्रों, यूरोप वगैरह की बात की गई थी, शिक्षा में क्रांति, ईसाई वगैरह उन सब से जुड़ा हुआ ही था, मतलब यूरोप से जो आए थे उन सब चीज़ों के बारे में। फिर यहाँ पे देखिए किसी विशेष विद्वान के नाम दिए गए हैं, जैसे विवेकानंद जी हैं, लोकमान्य तिलक है, विशेष नाम वाले जो है वो चतुर्थ अध्याय में आ जाएंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह रिलेट करके आप चीज़ों को याद रखेंगे और कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़न करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि मुसलमान इस्लाम वाला जो है वो आपका तृतीय अध्याय है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। तो इसको आपको जहन में रखना है, स्टार बना के आप इसे याद रख सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा चतुर्थ अध्याय में, ठीक है। चलिए पुस्तक से देख लेते हैं मित्रों। पहला यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम अध्याय का नाम है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का विवाह। चाहे तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि आपने ऊपर किया है, तो मैं यहाँ करवाते हुए चलूँगी कि ताकि आपको याद भी हो जाए। भारतीय जनता की रचना, दूसरा है आर्य द्रविड़ समस्याएं, तीसरे पे आएंगे हम आर्य और आर्योत्तर संस्कृति का मिलन। आगे बढ़ेंगे द्वितीय अध्याय पे। पहला प्रकरण है बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, जैन धर्म। तृतीय अध्याय की बात करेंगे बौद्ध धर्म। तृतीय प्रकरण जो दूसरे अध्याय के तृतीय प्रकरण है, बौद्ध धर्म, वैदिक बनाम बौद्ध मत और भारतीय प्राचीन भारत और ब्रह्म विश्व।
आगे पढ़ेंगे, छठे नंबर पे आएंगे हम, जो है बौद्ध साधना का शाक्त प्रभाव। सातवें नंबर जो है, सात प्रकरण में थे, सातवें प्रकरण में बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। तो ये द्वितीय अध्याय की चीजें हो गई। तृतीय अध्याय पे बढ़ेंगे मित्रों हम, जिसमें क्या है कि 12 प्रकरण है। नाम है इसका हिंदू संस्कृति और इस्लाम से जुड़ा हुआ है। हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका, इस्लाम धर्म, मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज, हिंदू मुस्लिम संबंध। आगे देखेंगे इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव, भक्ति आंदोलन और इस्लाम छठे नंबर पे आ जाएगा। सातवें नंबर पे है हमारा अमृत और हलाहल का संघर्ष। आठवें नंबर पर चलेंगे तो है सिख धर्म। नौवें नंबर पे चलेंगे कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव। 10वें नंबर पर चलेंगे साहित्य और भाषा का प्रभाव। 11 नंबर पर है उर्दू का जन्म। 12 में है सामाजिक संस्कृति के कुछ रूप। चतुर्थ अध्याय देखते हैं, तीसरे में हो गया हमारा 12। अब चतुर्थ अध्याय को देखेंगे। पहले इसका नाम हो जाएगा भारतीय संस्कृति और यूरोप। प्रथम प्रकरण का नाम है इसका, पहले प्रकरण का भारत में यूरोप का आगमन, शिक्षा में क्रांति, दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तीसरे नंबर पे है ईसाई धर्म और भारतीय जनता। चौथे नंबर पे आ जाएगा हमारा हिंदू नवोत्थान। 5वें पे आ जाएगा हमारा ब्रह्म समाज। 6ठे नंबर पे आएगा महाराष्ट्र नवोत्थान। आगे बढ़ेंगे, 7वें नंबर पर आएगा आर्य समाज। 8वें नंबर पर आएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी या ब्रह्म विद्या समाज। 9वें नंबर का प्रकरण का नाम है धर्म के जीते जागते स्वरूप, परमहंस रामकृष्ण। 10वें नंबर पे है कर्मठ वेदांत, स्वामी विवेकानंद। 10वें नंबर पे आ जाता है। आगे बढ़ेंगे मित्रों, 11वें नंबर पे जो हमारा आ जाएगा वो है प्रवृत्ति का उत्थान, लोकमान्य तिलक। 12 नंबर पे आएंगे तो है कि स्वर्ग का भूमिकरण, महायोगी अरविंद। ये आ गया हमारा 11 था, यहाँ पे ऊपर क्या था हमारा, ऊपर 10 था, 11 हुआ, ये हुआ हमारा 12। ठीक है, 13 नंबर में यहाँ पे है, 13 नंबर है हमारा कि भूमि का स्वर्गीकरण, महात्मा गांधी का प्रयोग। 14 नंबर पे आएंगे तो 14 नंबर में हो जाएगा कि विश्व दर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 15 नंबर पे आएंगे मुस्लिम नवोत्थान। 16 नंबर पे आएंगे तो नाम है प्रकरण का सर मोहम्मद इकबाल। 17 नंबर पे आएंगे मित्रों तो इसका नाम हो जाएगा क्या, भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। ठीक है, तो ये मैंने 17 प्रकरण इसमें करा है और शॉर्ट में जो है मैंने अपने हैंड रिटर्न वाले आपको दिखाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें रिवीजन हुई होगी आपकी। एक साहित्य की डायरी निम्नलिखित में से शीर्षक नहीं है, बताना है। वीर पुरुष, विशिष्ट और अद्वितीय, कटुयान, काव्यशत, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी बताइएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वीर पुरुष ना होकर मित्रों क्या होगा, बल्कि हो जाए क्या, वीर कर। क्या होगा, वीर कर। आगे बढ़ेंगे हम। एक साहित्य की डायरी के संबंध में असत्य बताना है। श्रीकांत वर्मा को पहले संस्करण की पांडुलिपि मार्च 1930 में भोपाल में मुक्तिबोध ने सौंपी थी। इस पुस्तक के पहले संस्करण में कटुयान और काव्य सत्य तथा कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी शीर्षक नहीं है। एक साहित्य की डायरी 57, 58, 60 यानी कि इनका ये पृष्ठ है कि 57, 58, 60 में वसुधा यानी पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के 2 शीर्षक ऐसे हैं जो एक ही नाम वाले हैं। तो बताइएगा मित्रों असत्य। तो बिल्कुल आपने कहा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा 1930 में ना सही, इनका कितना था 1924 था शायद, हाँ 1924 में सौंपी थी। ठीक है, बाकी एक ही नाम वाले जैसे है ना कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2, तो इस टाइप से जो नाम है ना उन्हीं को कहा गया है एक ही नाम वाले। यानी इस पुस्तक में 2 शीर्षक ऐसे हैं जो एक ही नाम वाले हैं। ठीक है, चलिए तो फिर ये इसका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। 74 नंबर देखेंगे, सत्य विकल्प का चयन करना एक साहित्य की डायरी से। कला का पहला क्षण उत्कृष्ट तीव्र अनुभव का क्षण है। कला का दूसरा क्षण फंटेसी का रूप धारण कर लेना, मानो वह फंटेसी अपनी आँखों के सामने खड़ी हो। तीसरा है कला का तीसरा फंटेसी का शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ। सभी विकल्प संगत है, बताइएगा मित्रों 74 नंबर। तो बिल्कुल आपने सही जवाब जो दिया है वो हो जाएगा सभी विकल्प संगत है। 75 नंबर बताइएगा। 75 नंबर है हमारा प्रश्न है, यह हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें
अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी साहस और सद्भाव से कह दिया गया है। उपरोक्त कथन किस विद्वान का है, किसके संबंध में, क्या बोलूं क्या याद करूं के संबंध में। धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाई, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा मित्रों 75 नंबर का क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपने कहा सही हो जाएगा क्या, धर्मवीर भारती। आगे बढ़ेंगे हम। एक साहित्य की डायरी ये पुस्तक रही है गजानंद माधव मुक्तिबोध जी की और इनके ये 13 शीर्षकों के नाम हैं। तीसरा छंद कला एक लंबी कविता का अंत, डबरे पर सूरज का बिंब होगा यहाँ पे, डबरे पर सूरज का बिंब, डबरे पर सूरज का बिंब। हाशिए पर कुछ नोट, सड़क को लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, नए की जन्म कुंडली एक, नए की जन्म कुंडली दो। तो देखिए यहाँ पे है ना एक ही नाम वाले दो शीर्षक, वीरकर, विशिष्ट और अद्वितीय, कटुयान और काव्यशत, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी दो। तो एक ही नाम वाले दो शीर्षक है ना, ये दोनों देखिए एक जैसे, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक और दो, ये भी एक जैसे। ठीक है, तो वही चीज़ वहाँ पे विकल्प में दिया गया था। मुझे उम्मीद है आपको जो है संशय नहीं रहेगी इस बात में। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा को निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान मिला है, ज्ञानपीठ, सरस्वती सम्मान या साहित्य अकादमी या दादा साहेब फाल्के सम्मान। बताइएगा मित्रों क्या हो जाएगा 76 नंबर का सही जवाब। तो आपने कहा कि बिल्कुल आपका सरस्वती सम्मान मिला है और के बिरला की तरफ से इसे क्या मिला था पता है, 3 लाख रुपये का जो है इनाम भी मिला था, 3 लाख रुपये का इनाम भी मिला था। चलिए आगे बढ़ेंगे 77 नंबर। इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उसका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा, बल्कि इनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों में उभरा है। क्या भूलूं क्या याद करूं के संबंध में किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामधारी सिंह दिनकर और इनमें से कोई नहीं। 77 नंबर बताइएगा मित्रों क्या हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल आपने कहा सही जवाब जो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होंगे। 78 नंबर बताइएगा। हिंदी प्रकाशनों में इस आत्मकथा का अत्यंत ऊंचा स्थान है। क्या भूलूं क्या याद करूं के संबंध में कथन बताना है किस विद्वान का है। रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, शिवमंगल सिंह सुमन, नरेंद्र शर्मा। 78 नंबर बताइएगा मित्रों क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपने कहा सही जवाब जो हो जाएगा वो है रामधारी सिंह दिनकर। 79 नंबर बताइएगा। ऐसी अभिव्यक्तियां नई पीढ़ी के लिए पाथेय बन सकेगी, इसी में इसकी सार्थकता है। क्या भूलूं क्या याद करूं के संबंध में किसका कथन है बताना है। रामधारी सिंह दिनकर, शिवमंगल सिंह सुमन, नरेंद्र शर्मा या जवाहरलाल नेहरू। 79 नंबर बताइएगा मित्रों। बिल्कुल आपने कहा सही जवाब जो हो जाएगा वो है क्या, शिवमंगल सिंह सुमन। आगे बढ़ेंगे 80 नंबर पे पहुंचे हम। यह हिंदी के आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है। उपरोक्त कथन जो है क्या भूलूं क्या याद करूं के संबंध में किस विद्वान का है, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरेंद्र शर्मा या जवाहरलाल नेहरू। 80 नंबर का बताइएगा मित्रों। बिल्कुल ये पुस्तक के आगे पीछे से उठाए गए सारे कथन हैं और सारे महत्वपूर्ण हैं। नरेंद्र शर्मा। 81 नंबर। मुझे फिर से इच्छा अनुकूल जीवन जीने की क्षमता दे दी जाए तो मैं अपना जीवन जीने के अतिरिक्त किसी और का जीवन जीने की कामना नहीं करूंगा। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है, दिनकर जी का है, हरिवंश राय बच्चन जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, इनमें से कोई नहीं। 81 नंबर का बताइएगा मित्रों। बिल्कुल आप जानते हैं कि ये बच्चन जी कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे 82 नंबर पे आते हैं हम। क्या भूलूं क्या याद करूं के संबंध में असत्य विकल्प बताना है आपको। क्या भूलूं क्या याद करो बच्चन जी की योजना का 1/3 भाग है। इस आत्मकथा को अंतिम रूप देने में श्री सत्येंद्र शरत ने मदद की। इस आत्मकथा के संबंध में स्वामी रामातीर्थ ने कहा कि हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छुपा है। सभी विकल्प संगत है। 82 नंबर बताइएगा मित्रों क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। तो बिल्कुल आपने क्या कहा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। सभी विकल्प यहाँ पे संगत है। 83 नंबर। 83 नंबर पंक्तियाँ दी गई है यहाँ पे कि धुमड़ रहा था ऊपर, गजर जगर घर्षण उमड़ रहा था नीचे, जीवन वारिधि क्रंदन, अमृत हृदय में सरल कंठ में मधु अंधरों में आए तुम, वीणा घर कर में जनमन मादन।
उपरोक्त पंक्ति जो है किस विद्वान की है? बच्चन जी के संबंध में। यहाँ पे हरिवंश रॉय बच्चन की बात हो रही है, हरिवंश रॉय बच्चन की बात हो रही है। तो कौन है? निराला है, पंत प्रसाद है, या फिर नरेंद्र शर्मा है? बताइएगा मित्रों। 83 नंबर तो आपने कहा सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत जी। आगे देखेंगे 84 नंबर। क्या भूलूं क्या याद करूं के संबंध में बताना है। पात्र में असत्य कौन सा है? जग्गू चाचा, हीरालाल, प्रताप नारायण, साहब। तो आपको पता है कि साहब का संबंध जो है इससे नहीं है बल्कि भोला राम के जीव से है। 85 नंबर बताइएगा मित्रों। क्या भूलूं क्या याद करूं के संबंध में पात्र और उनके संबंध में असत्य। शालिग्राम दूसरी पत्नी, श्यामा पहली पत्नी, करकल मंगल की पुत्री, चंपा करकल की पत्नी। बताइएगा मित्रों क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका सही जवाब जो हो जाएगा कि करकल का पुत्र होगा, करकल का पुत्र होगा, ना कि पुत्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 86 नंबर। क्या भूलूं क्या याद करूं के संबंध में असत्य यहाँ भी बताना है। सरस्वती लेखक के परदादा की बहन थी, भोलानाथ लेखक के बाबा थे, चंपा करकल की पत्नी है। सभी विकल्प संगत हैं, हो जाएगा सही हो उसका जवाब। 86 नंबर का मित्रों क्या हो जाएगा? सभी विकल्प संगत है। यहाँ पे मैंने बच्चन जी की पुस्तक को रखे हुए हैं, बताइएगा। देखिए यहाँ पे भी कथन दिए गए हैं ना, मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज की हुई हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख पाए। दिया गया है कि लोकप्रिय कवि बच्चन की आत्मकथा के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य का 3 लाख रुपये का सर्वोच्च सरस्वती सम्मान श्री हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा पर प्रदान किया गया। हिंदी गद्य की यह सबसे लोकप्रिय और चर्चित कालजयी अमर रचना 4 खंडों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं के संबंध पहले खंड के लिए ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, यह कथा बड़ी सरस और जीवंत बनी। इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और व्यक्तित्व ही नहीं उभरा बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अत्यंत जीवंत रूप में उभर कर सामने आए हैं। आगे चलेंगे नीड़ के निर्माण के बारे में। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि इस खंड की कथा में भी उपन्यास की सी रोचकता है। कौन कहता है कि उपन्यास की सी रोचकता है? तो पंत जी कहते हैं। भाषा में वही शैली का जादू है जिसमें जीवनीकार का अपारदर्शी सशक्त व्यक्तित्व अधिक गहरे रंग में उभरा है। आगे चलेंगे। बसेरे से दूर के संबंध में कहते हैं शिव मंगल सिंह सुमन। इंग्लैंड जाकर वहां अंग्रेजी साहित्य में डॉक्टरेट प्राप्त करने की अवधि के अनोखे अनुभव और संघर्ष का प्रेरणापूर्ण लेखा जोखा बच्चन जी के बसेरे से दूर यानी इस खंड के बारे में कहे जा रहे हैं में संघर्ष के एक दौर की समाप्ति की झलक मिलती है। इनके ज्वालांत जीवन की ज्योति रेखा से। तो ये कौन कहते हैं? तो शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं। ठीक है। चतुर्थ यानी कि 10 द्वार से सोपान के बारे में कहा जाता है कि आत्मकथा का चौथा समापन भाग जब बच्चन जी भारत सरकार में हिंदी सलाहकार बने, राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए और इन्होंने नेताजी तथा देश के अन्य महान पुरुषों को निकट से देखा सुना और गुनने के अपूर्व अनुभव प्राप्त हुए। इस काल के साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य का सजीव चित्रण उपस्थित करते हैं। तो ये चीज़ें जो है राजनीतिक में जब ये आए चीज़ों में तो लोगों को जो देखे समझे गुने उन चीज़ों के बारे में जो है 10 द्वार से सोपान तक में लिखे हैं इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हैं ये देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं से ही ये पंक्ति ली गई है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से दिखेंगे। पंक्ति दी गई है, क्या भूलूं क्या याद करूं, अगणित उन्मादों के क्षण हैं, अगणित अवसादों के क्षण हैं, रजनी की सुनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। आगे है, याद दुखों की आंसू लाती, दुख की दिल भारी कर जाती, दोष किसे दूं जब अपने से, अपने दिन बर्बाद करूं मैं,
क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। आगे फिर है, दोनों करके पछताता हूँ, सोच नहीं पर मैं पाता हूँ, सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आज़ाद करूँ मैं, क्या भूलूं क्या याद करूँ मैं। तो ये बच्चन जी की पंक्ति इससे है, क्या भूलूं क्या याद करूँ से महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे मित्रों, पात्र देख लेते हैं। भोला राम जो है वो भोलानाथ जो है वो उनके दादा हैं, मिट्ठू लाल जो है परदादा, प्रताप नारायण पिताजी हैं, सुरसती माता है, ईश्वरी प्रसाद नाना है, तुलसी बुआ है, राधा दादी है, महारानी राधा की बेटी है, बुद्धि महारानी की बेटी। इसके पात्र पूछे जाते इसलिए आपको इसको याद रखना होगा। शालिग्राम जो है छोटा भाई है, शैल कुमार बहन है, भगवान देई भी बहन है मित्रों, श्यामा पहली पत्नी है, तेजी ये जो है दूसरी पत्नी है, अमित पुत्र है, हरिवंश राय बच्चन लेखक हो गए। तो ये इनके दिए गए, बाकी यहाँ पे गौण पात्र और दिए गए मित्रों, आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन के 4 भागों आत्मकथा के देख लेते हैं हम। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण 70, बसेरे से दूर 78, 10 द्वार से 100 तक 1985। आगे चलेंगे 87 नंबर पे, मेरी तिब्बत यात्रा कितने खंडों में बांटा गया है ये बताना है, 4, 5, 6 या 7। 87 नंबर बताइएगा मित्रों क्या हो जाएगा सही जवाब आपका। बिल्कुल आप जानते कितने खंडों में, 5 खंडों। मेरी तिब्बत यात्रा के खंडों के नाम के संबंध में त्रुटिपूर्ण है बताइएगा। लहसा से पूरब की ओर, चाड़ की ओर, सेक्यू की ओर, जैनम की ओर बताइएगा मित्रों। लहसा से उत्तर की ओर आता है, क्या होता है लहसा से उत्तर की ओर, ना कि पूरब की ओर। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सही है। इसको भी आगे रखें देखेंगे। 89 नंबर है, पार्श्व गिरी का नम्र चिड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी, बिछी पैरों में नदी ज्यों दर्द की रेखा। उपरोक्त पंक्ति किस रचना से संबंधित है, 89 नंबर बताइएगा मित्रों। तो आपका विकल्प है क्या भूलूं क्या याद करूं, अरे यायावर रहेगा याद, आवारा मसीहा और मेरी तिब्बत यात्रा। क्या हो जाएगा सही जवाब, तो आपने कहा सही जवाब हो जाएगा अरे यायावर रहेगा याद। यहाँ देखिए, ये इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, जो कि राहुल सांकृत्यायन के बारे में है। इसमें इनका परिचय ज़्यादातर दिए हैं, इनका मूल नाम क्या है उन सारी चीज़ों को यहाँ पे दिया गया। इनका मूल नाम जो था वो है यहाँ पे क्या, केदारनाथ पांडे। क्या नाम है, केदारनाथ पांडे। अब इनकी थोड़ी सी हम रचना को देख लेते हैं, सिर्फ जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इनकी रचना देखते हैं। इनकी रचना, वोल्गा से गंगा, मेरी तिब्बत यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, मध्य एशिया का इतिहास, मानव समाज, घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी यूरोप यात्रा, किन्नर देश, भागो नहीं दुनिया बदलो, दिमागी गुलामी, लेलिन, मेरी जीवन यात्रा, तिब्बत में बौद्ध धर्म, दोहा कोश, विश्व की रूपरेखा इत्यादि जो है इनका जो है रचनाएं हैं। मध्य एशिया के इतिहास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इसे मिला है। भारत सरकार 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था और 14 अप्रैल 1963 को इनका जो है देहांत हो गया। तो ये इनकी रचनाएं थी जो इसके पेज कवर पे लगी थी, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, ये पुस्तकों के मैंने रखे हुए हैं, मेरी तिब्बत यात्रा से पुस्तकों के ही हैं। इसमें मुझे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा था, फिर भी मैं बता दे रही हूँ एक बार। मेरी तिब्बत यात्रा ये हो गया, किसका है, महापंडित है, ये पंडित है तो हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन जी। प्रकथन है इनका, मैंने अपनी जिस यात्रा को तिब्बत से लौटते ही प्रेस में दे दिया था, किंतु कुछ कारणों से, ये शायद यहाँ पे 36 लिखा है ना, हाँ 36 पृष्ठ तक छप कर काम रुका रहा और अब तीसरी बार तिब्बत से लौटने के बाद यह पुस्तक पाठकों के हाथ में जा रही है। और यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, शायद ये 1-2-8 है। अच्छा, मैं ये वाला क्या है मुझे भी समझ में, बहुत छोटा छोटा हिंदी में लिखा हुआ है। वे पृष्ठ के बाद 2-3 पृष्ठ लुप्त हो गए हैं, इसीलिए वहाँ सिलसिलेवार कुछ टूटा सा महसूस होगा। ठीक है, यानी कि जो पृष्ठ यहाँ पे खो गए उसके बारे में कहे जा रहे हैं।
आगे दिए हैं कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि यात्रा के अंतिम 2 अध्याय जो है वो सरस्वती से निकले, यानी कि सरस्वती पत्रिका से। चित्र सरस्वती तथा प्रवासी बांग्ला में प्रकाशित हुए हैं, और जो है ब्लॉकों के आभारी हैं। ये 2 चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है मित्रों, क्या कि ये सरस्वती से निकले हैं और ये प्रवासी बांग्ला में भी प्रकाशित हुए हैं। ये 2 चीज़ों को यहाँ पे इम्पोर्टेंट रखिएगा, बाकी इसमें मुझे कोई महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए ये शीर्षक देखिए यहाँ पे दिए गए हैं, लहसा से उत्तर की ओर, चाड़ की ओर, 1 मिनट, सेक्यू की ओर, जैनम की ओर, नेपाल की ओर। परिशिष्ट मतलब होता है मित्रों बाद में या पीछे से, तो पीछे से क्या जोड़ा गया था, लहसा की ओर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक चीज जो मैंने इंपॉर्टेंट रखी हुई है वो है कि चित्र सूची, इसको मैं नहीं करवा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मे भी शीर्षक पूछे गए हैं, ये चित्र सूची भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो देख सकते हैं तिब्बत समनी है, और फिर तिब्बत माँ बेटी का चित्र है। तो ये सारी चीज़ें जो है तिब्बत भाषा में ये से लगता है कि लिखा हुआ है, बहुत डिफिकल्ट है। देखिए इस तरह के जो चित्र है ना, इनके नाम दिए गए थे, वही मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। आप 1-2 बार अगर इसको सही से पढ़ लीजिएगा तो अगर पेपर में आएंगे तो आप इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा के 5 खंड जो हैं इसके शीर्षक देखते हैं। लहसा से उत्तर की ओर, चाड़ की ओर, सेक्यू की ओर, जैनम की ओर और नेपाल की ओर। ये ऊपर भी मैंने दिखा है, यहाँ पे टाइप करके भी रखा हुआ है। 87 नंबर, अरे यायावर रहेगा याद, यात्रा वृतांत में कितने शीर्षक में बांटा गया है, 7, 8, 9 या फिर 10। 87 नंबर बताइएगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8। अरे यायावर रहेगा याद के शीर्षकों में असंगत है। परशुराम से तुर्कम, किरणों की खोज, देवताओं के आंचल में मौत की घाटी। बताइएगा इसमें से कि असंगत विकल्प कौन सा होगा। 89 नंबर। तो जैसा कि आप जानते हैं किरणों की ओर नहीं होगा, किरणों की खोज होगा, किरणों की खोज होगा। हो गया थोड़ा देर। 89 नंबर बताइएगा मित्रों क्या है। अरे यायावर रहेगा याद के दूसरे संस्करण में किन शीर्षकों को जोड़ा गया है। किरणों की खोज में मौत की घाटी, मांझुली, सागर, सोवियत, मेघ मेखलित। बताइएगा क्या हो जाएगा आपका सही जवाब 89 नंबर का। तो सही हो जाएगा आपका सागर, सोवियत, मेघ मेखलित। ठीक है, 90 नंबर है, याद कसक बन जाती है और समर्पण के शब्द उत्साह से रीझ जाते हैं। उपरोक्त पंक्ति किस रचना से संबंधित। अरे यायावर रहेगा याद, क्या बोलूँगा, याद करो, संस्कृति के 4 अध्याय, इनमें से कोई 90 नंबर का बताइएगा मित्रों। सही हो जाएगा अरे यायावर रहेगा याद। 91, अरे यायावर रहेगा याद की भूमिका में नए प्रदेश में उपस्थित नहीं है ये बताना है। अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, झारखंड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड जो इसमें से नहीं था, झारखंड के बाद झारखंड नहीं था तो क्या था, मिजोरम था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। 92 नंबर, एक कहानी यह भी निम्नलिखित में से किसने लेखिकीय आत्मकथा कहा। मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, नरेंद्र शर्मा या बच्चन सिंह। तो बिल्कुल आप जानते हैं ये मन्नू भंडारी लेखिका खुद ही कहते हैं इसे क्या, लेखिकीय आत्मकथा। थोड़ा सा देख लेते हैं। अरे यायावर रहेगा याद, इसके बारे में कहते हैं अज्ञे जी, अपना बहुत कुछ खोने पाने और सृजन करने का नाम है क्या, अरे यायावर रहेगा याद। यहाँ पे पुस्तक के पीछे जो चीज़ें दी गई है उसको मैं यहाँ पे करवा देती हूँ। अपने तरफ से आप वीडियो क्वालिटी में तो थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा, क्योंकि ना बहुत छोटे छोटे लिखे हुए हैं, मुझे खुद छोटा देखने में बहुत दिक्कत होता है। कोई भी यात्रा मात्र व्यक्ति की यात्रा नहीं है, अगर वह जिस रास्ते पर चल रहा है वह रास्ता भी यात्रा में शामिल है तो और रास्ते शामिल हैं तो क्या कुछ नहीं शामिल। अरे यायावर रहेगा याद। अज्ञे का यह ऐसा ही यात्रा संस्मरण है जिसमें रास्ते शामिल हैं, इसीलिए यह पुस्तक अपने काल के भीतर और बाहर एक प्रक्रिया, एक विचार और एक विमर्श भी है। यानी कि प्रक्रिया भी है, विचार भी है और विमर्श, तीनों चीजें हैं। बगैर उद्घोष की यात्रा प्राकृतिक और भूगोल से गुजरती हुई सांस्कृतिक, समाज और सभ्यता से भी
रही होती है। अज्ञेय की यह पुस्तक इस मायने में एक कालातीत मिसाल लगती है। इसके बाहर द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी तक का वह भूगोल और कालखंड सामने आते हैं जहां जितने अधिक सपने थे उतने ही यातनाओं के मंजर भी। यह पुस्तक एक व्यक्ति के विपरीत नहीं बल्कि समक्ष एक नागरिक और उसके एक मनुष्य होने का भी यात्रा पुस्तक है। बहुत अच्छी बात दी गई है इसमें। ये कूट वगैरह में बना के पूछ सकते हैं। अगर एक दो बार आप इसको पढ़िएगा ना तो आप जो कूट वाले प्रश्न होंगे ना जिसमें कि आप धारणा से उठाते हैं वो आप गलत नहीं कीजिएगा। अज्ञेय अपनी यात्रा में लाहौर, कश्मीर, पंजाब, औरंगाबाद, बंगाल, असम आदि प्रदेशों की प्राकृतिक और भूमि से गुजरते हुए अपनी कथात्मक शैली और भाषा की ताजगी से सिर्फ सौंदर्य को ही नहीं रचते बल्कि सदियों हम उनके जिनके गुलाम रहे उनके इतिहास के पन्ने भी पलटते हैं। वैज्ञानिकता और आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में इनके विकास, विस्तार और विध्वंस के गणित को हम हल करने का द्वंद्व और अथक अधम इस पुस्तक को विरल कृति बनाते हैं। तो ये बच्चन जी कहते हैं, बच्चन जी के इसमें दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी चित्र सूची दी गई है, चित्र सूची आप देख लीजिएगा जो इसमें दी गई है। बाकी यहाँ देखिए इनका अनुक्रम, परशुराम से तुरखम की ओर जो एक टायर की राम कहानी है, किरणों की खोज में, देवताओं के आंचल में, मौत की घाटी, एलुरा, मांझुली, बहता पानी, निर्मला, सागर सोवियत, मेघ मेखलित, कन्याकुमारी से नंदा देवी, ऐसे दोनों एक ही हैं। ठीक है, चलिए मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लूँ ना ताकि आप ये चित्र सूची सही से देख पाओ। ठीक है, इसको भी एक दो बार देख लीजिएगा, चित्र सूची दी गई है, में भी प्रश्न बन सकते हैं। ये आपका शीर्षक मैंने ऊपर ही करवा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर पे पहुंच गए हैं हम। हमने माना कि तगाफुल ना करेंगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो ये किसकी पंक्ति है, किस उपरोक्त शायरी जो है किस रचना से ली गई ये बताना है। जामुन का पेड़, भोलाराम का जीव, एक कहानी यह भी, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 93 नंबर क्या हो जाएगा मित्रों आपका सही। तो बिल्कुल आपने कहा कि हो जाएगा क्या, जामुन के पेड़ से हैं। और ये शायर कहता है जो कि अवस के फूल के लेखक थे, और इसके बारे में आप जानते ही होंगे, पढ़े ही होंगे। बहुत छोटी सी कहानी है, पढ़िएगा, जो छोटी चीज़ें उसको जरूर से जरूर पढ़ ही लीजिए पूरा। निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री ने जामुन का पेड़ लगाया था? इंग्लैंड, पिटोमिया, जापान या फ्रांस? 94 नंबर बताइएगा मित्रों। तो आपने कहा मैम 10 वर्ष पहले, कितने 10 वर्ष पहले किसने लगाया था? पिटोमिया के प्रधानमंत्री। 95 नंबर बताइएगा। जामुन के पेड़ में आए विभागों में सम्मिलित नहीं है? वाणिज्यिक विभाग, कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग और संसाधन विभाग। 95 नंबर। तो बिल्कुल आप जानते हैं संसाधन विभाग ना होकर क्या है मित्रों, सांस्कृतिक विभाग है। क्या है? सांस्कृतिक विभाग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 96 नंबर। जामुन के पेड़ कहानी में आदमी का फाइल हाथों में जाने वालों का क्रम लगा है। सुपरिटेंडेंट, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। आपका यहाँ पे जो है वो कूट दिए गए हैं। 1 2 3 4 5, 2 1 3 4 5 1 2 3 4 3 2 1 4 5। बताइएगा मित्रों क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपने कहा कि मैम जो ये क्रम दिया गया है ना यही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर। जामुन का पेड़ के संबंध में असंगत विकल्प चुनना है। हास्य व्यंग कहानी विधा है। और बात करेंगे यहाँ पे सरकारी दफ्तरों में ईमानदारी दिखाया गया है। फाइल घूमने की वजह से एक शायर की जान चली जाती है। जामुन के पेड़ पर मीठे जामुन होते थे। बताइएगा कौन सा असंगत है। बिल्कुल ये ईमानदारी को नहीं बल्कि इसकी बेईमानी को दिखाया गया है। 98 नंबर। भोलाराम का जीव कितने दिन पहले दे त्यागा था? बताना है। भोलाराम के जीव में कितने दिन पहले, ऐसा प्रश्न होना चाहिए कि भोलाराम के जीव ने, अच्छा पूरा हो जाएगा। भोलाराम के जीव ने कितने दिन पहले दे त्यागा था? 4 दिन, 5 दिन,
2 दिन 7 दिन, बताइएगा मित्रों क्या हो जाएगा। 98 नंबर। बिल्कुल, आपने कहा कि 5 दिन पहले त्यागा था। आगे बढ़ेंगे। 99 नंबर। भोला राम को रिटायर हुए कितने वर्ष हुए थे? 3, 4, 5 या 1 वर्ष, बताइएगा। तो बिल्कुल 5 दिन पहले और 5 वर्ष पहले ये रिटायर हुए थे। भोला राम का जीव के संबंध में असत्य है बताना है। भोला राम नाम था, जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे रहता था। उनकी एक पत्नी, 2 लड़के, 3 लड़की थी। भोला राम का उम्र 60 वर्ष था, सरकारी नौकर था। सभी विकल्प संगत है। तो बिल्कुल फंस गए ना। आपको क्या लगता है हमेशा मैम सभी विकल्प संगत रखेगी? बिल्कुल नहीं, इसमें जो है 3 लड़की का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पुस्तक रहा जामुन के पेड़ और ये भोला राम का जीव, हरिशंकर प्रसाद कृष्णचंद्र जी का। आगे बढ़ेंगे। 101 नंबर जो हमारा लास्ट प्रश्न होगा। भोला राम का जीव भोला राम कितने दिनों में कार्यालय में दरखास्त देते थे? 8 दिन में, 10-15 दिन में, 1 माह में या फिर 6 माह में? बताइएगा क्या हो जाएगा। कब कब इनका दरख्वास्त जो है वो जाता था? तो आपने कहा इसका सही जो हो जाएगा हर 10-15 दिन में जो है वो जाता था। तो मैंने यहाँ पे 101 प्रश्न करवाए हुए हैं मित्रों। प्रश्न मैंने अपने स्तर पर पेपर को देखने के बाद जैसे होने चाहिए उसी तरह के रखे हैं, क्लासेस के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप पहले पार्ट को भी देखिए, दूसरे पार्ट को भी देखिए। जो चीज़ें सोल्यूशन समाधान आपको करवाए गए हैं उनको देखिए। जो आपकी अच्छी लगी मेरी क्लासेस में, बुरी लगी उसे आप हमें बेझिझक अपना फीडबैक दीजिए कमेंट में, मुझे अच्छा लगेगा। तहे दिल से बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे साथियों। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।